देखिए स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन सबको विजिबल है? ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट टॉपिक है रेट कांस्टेंट और लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, अब इससे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन से मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, एक्टिव मास। एक्टिव मास कहते किसको हैं? एक्टिव मास होता क्या है? W/V। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर कोई एक जनरल केमिकल रिएक्शन हम ले लें, जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है केमिकल रिएक्शन A B, ये हमको देगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस A और B में जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमको कंप्लीट रिएक्शन कभी भी देखने को नहीं मिलता। ठीक, एक साइंटिस्ट है अरहेनियस ने एक थ्योरी दिया था, कोलिजन थ्योरी। एक मिनट होल्ड करेंगे सर।
ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्टिव मास का मतलब क्या होता है कि जब हम रिएक्शन कराते हैं जैसे ए और बी, देख तो ए का एक मॉलिक्यूल होगा नहीं और ना ही बी का एक मॉलिक्यूल होगा बहुत सारा मॉलिक्यूल। तो जब ए बी से, जैसे मान लीजिए अगर दो मॉलिक्यूल हैं एक मॉलिक्यूल है ए का जिसमें दो एटम है, मैं इसको बोर्ड पे ले सकता हूँ। Arrhenius collision थ्योरी। देखिए ये कहता क्या है कि अगर एक रिएक्शन है जिसमें ए प्लस बी हमको प्रोडक्ट देंगे, सपोज कीजिए सी प्लस डी दे रहा है, ठीक, तो एक्टिव मास इसमें वो मास होगा जो एग्जैक्टली हमको रिएक्शन निकाल के दे, ठीक, वो मासेस को हम नहीं गिनेंगे जिससे हमको रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है। जैसे जैसे अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो यहाँ पे मेरे पास एक मॉलिक्यूल है ए का, ठीक है, ये क्या करेगा, बी से रिएक्ट करेगा या बी से जाके टकराएगा, हम ये कहें। देखो आपको कैटलिस्ट में मैंने पढ़ाया था, कैटलिस्ट के वक्त आपको जो थ्योरी दिया था ये थ्योरी लगभग वैसा ही है, ठीक है। तो जो दो रिएक्टेंट है, ये दोनों रिएक्टेंट जब आपस में टकराएंगे तो टकराने का तरीका कैसा होना चाहिए? ठीक है, इसे हम कहते हैं इफेक्टिव कॉलिजन। इफेक्टिव कोलिजन, ठीक, वैसा कोलिजन जहां पे हमको रिएक्शन देखने को मिलता है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं इन इफेक्टिव कोलिजन का, इन इफेक्टिव कोलिजन का, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या होगा, इसी इसी रिएक्शन को हम देखेंगे। जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, देखिए थोड़ा बड़ा छोटा बन जा रहा है, तो ड्राइंग पे हंसेगा नहीं कोई, और हंसना भी होगा तो आप अपने घर पे आराम से हंसिए, ठीक है। देखो अभी इनइफेक्टिव कोलिजन में क्या है कि एक मॉलिक्यूल आया, वो दूसरे मॉलिक्यूल से इस तरीके से टकराएगा कि उसका पूरा का पूरा मॉलिक्यूल आपस में नहीं सटता। जैसे यहाँ पे देखिए ये ए का मॉलिक्यूल हो गया, ये बी से कैसे टकरा रहा है, तो एक इस टाइप से, यहाँ पे ये एटम और ये एटम, इन दोनों से मतलब ये दोनों का अट्रैक्शन नहीं हो पाता, टकराव नहीं हो पाता, जिसके वजह से मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, मुझे यहाँ पे नो रिएक्शन देखने को मिलेगा, मतलब मुझे इस जगह पे कोई प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे जो हमने मास लिया है, ठीक है, तो मास अगर मैं मान लो कि मैंने यहाँ पे 15 ग्राम मास ले लिया रिएक्टेंट का, और 15 ग्राम में से यहाँ पे सिर्फ 5 ग्राम जो है वो हमको इफेक्टिव कोलिजन दिखा रहा है, और 10 ग्राम जो है ये मुझे इन इफेक्टिव कोलिजन दिखा रहा है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन जो मैंने हेडिंग दिया है वो क्या कहता है कि आपको रिएक्शन तभी मिलेगा या चलता हुआ रिएक्शन तभी दिखेगा जब वहां पे इफेक्टिव कोलिजन हो रहा हो, मतलब ऐसा रिएक्शन जहां पे सभी एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपस में आके टकरा रहे हैं, बॉन्ड्स का ब्रेकिंग हो रहा है और बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक। तो इस जगह पे हमको दो चीज देखने को मिलता है, एक तो इफेक्टिव कोलिजन और एक है हमारा इन इफेक्टिव कोलिजन। तो एक्टिव मास यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो 5 ग्राम है ये 5 ग्राम मेरा एक्टिव मास कहलाएगा।
ये 5 ग्राम जो है ये मेरा एक्टिव मास कहलाएगा। ठीक है, पूरे वॉल्यूम में या पूरे वेट में हमने कितना इफेक्टिव कोलिजन देखा है और कितना इनइफेक्टिव कोलिजन देखा है, उस हिसाब से जो एक्टिव कोलिजन होगा मेरा वो हमको एक्टिव मास निकाल के देगा। ठीक है, ये बेसिक फंडा है इसका, मतलब कोलिजन थ्योरी के हिसाब से जिसको अरेनियस ने दिया था। तो ठीक है, इसलिए इसे अरेनियस कोलिजन थ्योरी भी हम कहते हैं। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? इसको समझने में कोई डाउट है किसी को? देख लीजिए बोर्ड एक बार देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए फिर से। बाकी लोगों को चलो ठीक, वैसे भी सिंपल थ्योरी है। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, कोई खास थ्योरी नहीं है। देन हम वापस से अपने टॉपिक पे चले आते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, रेट कांस्टेंट और लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, तो कहता क्या है, फिर से बता रहा हूँ कि पूरे केमिकल रिएक्शन में जितना मास आपका रिएक्टिव होगा या जितना मास आपका एक्टिव होगा उसी को लॉ ऑफ मास एक्शन समझाता है। ठीक, तो जो रेट होगा, सर फर्स्ट लास्ट के ऊपर काटे मतलब कौन है, शीतल? फर्स्ट और लास्ट काटे नहीं है, फर्स्ट लास्ट आपको क्रॉस करके दिखाए हैं कि इन दोनों के बीच में कोई भी कोलिजन नहीं हो रहा है। ठीक है, जिनको ये डाउट होगा बाद में मैं फिर यहाँ लिख दे रहा हूँ, नो कोलिजन बिटवीन the first atom and the last atom। ठीक है, hence no reaction। ठीक, समझ में आया? अभी इन दोनों के बीच में कोई भी बॉन्ड्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमको रिएक्शन देखने को नहीं मिलता। चलो देखो वापस से आते हैं यहाँ पे। गुल्डबर्ग एंड वागे, ये दो साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने 1864 में इस लॉ को दिया था। इन्होंने क्या कहा था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, मतलब जो स्पीड है रिएक्शन का, या स्पीड कह लीजिए चाहे वेलोसिटी कह लीजिए, तो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, रेट पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो रेट है रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो एक्टिव मास के। ठीक है, ध्यान से सुनिए, एक्टिव मास के। हमने ये चीज इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा था केमिस्ट्री के, केमिस्ट्री में 11th क्लास के सिलेबस में। ठीक है, एक्टिव मास पे क्या होगा, तो यहाँ पे पावर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पावर आएगा। तो ये मेरा एक्टिव मास है जो मुझे दिया गया है रिएक्शन में, उसका जो भी स्पीड होगा उसे हम कहेंगे रेट। ठीक, तो रेट जो है किसके प्रोपोर्शनल है, एक्टिव मास के। जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है। ठीक, तो वो जो कांस्टेंट है वो यहाँ पे रेट कांस्टेंट के नाम से आया है। यार के, ये जो के है ये के मेरा रेट कांस्टेंट है। चलिए डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन क्या है। द लॉ स्टेट्स दैट एट ए गिवन टेम्परेचर the rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of molar concentration of a reacting species, with each concentration terms raised to the power equal to numerical coefficient of that species in the chemical equation। तो कोई भी अगर हम एक इक्वेशन लिखें, जैसे मैंने यहाँ देखो यहाँ ए प्लस बी बी का एक जनरल इक्वेशन लिखा है, तो कहता क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके,
तो रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन, मतलब मोलर कंसंट्रेशन कहने का मतलब है हमने जो इसका मोलैरिटी लिया है, ठीक है, हमने जो इसका कंसंट्रेशन लिया है उस कंसंट्रेशन के, ठीक, और उसका जो पावर होगा वो किसके बराबर होगा, तो उसके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट से, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हम इसे कहते हैं। यहाँ पे जो स्मॉल a एंड स्मॉल b है इसे हम न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कहेंगे, इज इक्वल टू न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, ठीक है। देन फॉर्मूला है हमारे पास, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए टू द पावर स्मॉल ए एंड बी टू द पावर स्मॉल बी। यहाँ पे अगर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन यहाँ पे अगर 1 हो जाए, मतलब 1 मोल हो जाए, ठीक है, 1 मोलर, मोल नहीं 1 मोलर हो जाए, मतलब मोलैरिटी यहाँ पे अगर 1 हो जाए, उस केस में क्या होगा, ठीक, उस केस में देखिए हमारे पास रेट जो है ये बराबर हो जाएगा रेट कांस्टेंट के, ठीक। अगर कंसंट्रेशन ए और बी दोनों का 1 मोल पर लीटर हो जाए, या यूं कहे तो मोलैरिटी ए और बी का 1 हो जाए, ठीक है। देखिए यहाँ से ध्यान से, यहाँ पे मोल अपॉन लीटर लिया गया है, तो मोल अपॉन लीटर जो है ये हमको मोलैरिटी देता है, ठीक, मोलैरिटी देगा। तो अगर दोनों का मोलैरिटी 1 हो जाए तो रेट बराबर रेट कांस्टेंट कहलाता है। रेट कांस्टेंट के बहुत सारे नाम हैं, जैसे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में इन चारों में से कोई भी नाम देके आपको न्यूमेरिकल बनाने के लिए पूछ सकता है। देन नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो ये एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये एक तरह का एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ताकि हम रेट को पढ़ सके, किसी भी रिएक्शन के रेट को हम पढ़ सके, ठीक है। तो इसे, इस चीज में आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, पहले से बोल दे रहा हूँ, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हमको देता है, थोड़ा कंफ्यूज करता है। कंफ्यूज किससे करेगा, तो हमने यहाँ पे देखो एक चीज देखा है, यहाँ पे हमने ए और बी देखा है, ए और बी यहाँ पे क्या है, तो कंसंट्रेशन टर्म्स है कैपिटल ए और कैपिटल बी का, लेकिन वही चीज इस जगह पे नहीं होता। जब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो वो चीज यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, इसे रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्मूला से ना जोड़े। अब देखते हैं क्या है टॉपिक में। तो by performing a reaction in laboratory and carefully examining it, it is possible to express the rate law as the product of concentration of reactants each raised to some power, ठीक है। देखिए यहाँ पे सम पावर लिखा गया है, और ऊपर में क्या लिखा गया था, तो मोलर कंसंट्रेशन उसके पावर में लिखा गया था, ठीक है। ध्यान से सुनिए, ऊपर वाले में रेट ऑफ रिएक्शन में हमने क्या लिया है, तो मोलर कंसंट्रेशन लिया है, और यहाँ पे क्या लिखा गया है, तो सम पावर लिखा जा रहा है। तो ये जो सम पावर है ये एक्चुअल में हमको एक्सपेरिमेंट से मिलता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट कहने का मतलब है कि कोई भी रिएक्शन कितना तेज है, कितना स्लो है, उस चीज को बताता है ये। और उस ऑर्डर को, मतलब कोई रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं, कोई रिएक्शन बहुत स्लो होते हैं, कोई मॉडरेटली स्लो होते हैं, मतलब बीच बीच का कुछ रिएक्शंस होता है, तो इन सब को बांटा गया है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के हिसाब से। तो फॉर एग्जाम्पल कंसीडर द रिएक्शन P प्लस 2Q, क्या देता है हमको प्रोडक्ट में, R। द डिफरेंशियल रेट लॉ इज रिटन एज रेट इज इक्वल टू माइनस dP बाई dt। देखो मैं जूम कर रहा हूं थोड़ा इसको, ध्यान से देखिए, रेट इज इक्वल टू माइनस dP बाई dt इज इक्वल टू माइनस हाफ dQ बाई dt। देखिए आपको फिर से बता दूं, माइनस साइन इसलिए लिया गया है क्योंकि जो रिएक्टेंट है
ये रिएक्टेंट डिक्रीज कर रहा है। P भी हमारा रिएक्टेंट है और Q भी हमारा रिएक्टेंट है। तो जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे जो रिएक्टेंट है वो उसका कंसंट्रेशन घटता चला जाएगा। ठीक, तो उस चीज को यहाँ पे लिखा गया है जो हमने पहले भी पढ़ा है। ऑल्सो रेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, रेट को इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, जो ऊपर में हमने के ए पावर ए और बी पावर बी लिखा है वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। Where k is called as rate constant or velocity constant or specific reaction rate. K is the characteristic of a reaction at a given temperature. It changes only when the temperature change. K तभी बदलेगा जब टेम्परेचर बदलेगा, तब जाके K बदलेगा, नहीं तो K हमेशा कांस्टेंट रहता है। The powers m and n are integers or fractions. ये जो m और n है ये या तो 1 हो सकते हैं, चाहे 0 हो सकते हैं, चाहे हाफ हो सकते हैं, 3/2 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। Where m is called as order of reaction with respect to P and n is called as order of reaction with respect to Q. ठीक है, तो m को कहा जाता है कि P के हिसाब से रेट क्या दिया जा रहा है वो m के द्वारा आता है, और Q के हिसाब से देखिए पूरे केमिकल रिएक्शन में हमारे पास P के हिसाब से भी रिएक्शन चलेगा और Q के हिसाब से भी चलेगा। ठीक है, मैंने आपको थ्योरी पढ़ाया है 11th में, मैंने आपको इक्विलिब्रियम में बताया था कि अगर रिएक्टेंट को बढ़ाएं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है। ठीक है, अगर किसी को ध्यान है तो आप इस चीज पे ध्यान कीजिए। मैंने आपको बताया था इक्विलिब्रियम रिएक्शन में जैसे A है, मेरे पास A है, B है, ठीक है, एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। और ठीक, जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको याद है टेंशन मत लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको पूछने वाला नहीं है, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ यहाँ पे कि कैसे इसे रिलेट करते हैं। तो A प्लस बी हमको क्या मिलता था, D मिलता था। तो हमने क्या पढ़ा था कि एक ऐसा टाइम आएगा जब रिएक्शन यहाँ पे हमको चलता हुआ दिखेगा कि ये बंद हो चुका है। ठीक, तो उसका बेसिक फंडा क्या था कि जैसे ही ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा वैसे ही प्रोडक्ट क्या करेगा, रिएक्टेंट में बदल जाएगा। ठीक, तो ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन का फंडा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम रिएक्शन की बात नहीं करते, यहाँ पे हम क्या बात करते हैं कि मेरा जो रिएक्टेंट है ये रिएक्टेंट जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, मतलब जैसे जैसे मेरा रिएक्टेंट खत्म हो रहा है, ठीक, उसकी कुछ ना कुछ तो स्पीड होगी चलने की। ठीक है, जो भी रिएक्टेंट है वो खत्म हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो रेट होगा खत्म होने का। तो वो जो रेट है उसको यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। और जब हम सिर्फ P की बात करें, मतलब यहाँ पे अगर हम A की बात करें तो सिर्फ A का जब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बात करेंगे तो ये मुझे किसके द्वारा मिलेगा, तो इस M के द्वारा मिलेगा। और अगर जब मैं सिर्फ B के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो ये B का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये मुझे किसके द्वारा मिलेगा, तो सिर्फ N के द्वारा मिलेगा। ठीक है, जब मैं पर्टिकुलरली किसी रिएक्टेंट की बात करूं तो उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट के लिए मुझे अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिलेंगे, लेकिन जब मैं ओवरऑल रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो मुझे किसको देखना होगा, तो M प्लस N को देखना होगा, क्योंकि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो पूरे रिएक्शन के लिए दिया जाता है और जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो हर किसी रिएक्टेंट के लिए दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पे M प्लस N लिखा गया है। अगर यहाँ पे 3 रिएक्टेंट होते तो M प्लस N प्लस O कुछ भी हम नाम दे सकते थे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। तो ओवरऑल रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो सभी रिएक्टेंट को मिला के दिए जाते हैं। ठीक, और किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट की जब बात करें तो उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट का जो ऑर्डर होगा वो डिफरेंट होगा। क्लियर है यहाँ पर ये टॉपिक, पॉइंट क्लियर है? देखो मैं आपको ये थोड़ा कम जूम करता हूँ ताकि आप वापस से पढ़ लो एक बार। ये ऊपर का ये लॉ पढ़ लीजिए और फिर मैं स्क्रॉल करूंगा नीचे का आप पढ़ लेंगे। चलिए फटाफट रीड आउट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए फिर आगे चलेंगे, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स है और ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है, थ्योरी इसमें बहुत कम है।
ठीक है, तो दिमाग में बिठा लीजिए कि आपको इस चैप्टर से कम 10 नंबर उठा के लाना है। जितना पूछा जाता है पूरा का पूरा नंबर आना चाहिए। इसमें रट्टा मारने वाली चीजें बहुत कम है। ठीक है, तो कोशिश करना है कि सारा न्यूमेरिकल हम बना के लें कम से कम। चलिए फटाफट रीड आउट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। वह पढ़ के देन नेक्स्ट है मेरे पास यूनिट ऑफ के। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल यहाँ डेरिवेशन टाइप का दे दिया है। ठीक है, तो ये आपको इतना याद करना नहीं है। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, तो सिर्फ ये याद रखना है, मोल पर लीटर टू द पावर 1 - n और टाइम सॉरी पर टाइम। ठीक है, ये आपको यूनिट ऑफ के है जो याद रखना है, मोल पर लीटर होल टू द पावर 1 - n और पर टाइम। ठीक है, ये जो टाइम है ये सेकंड हो सकता है, मिनट हो सकता है और आवरली भी हो सकता है। इसके अलावा ये मंथली हो सकता है, वीकली हो सकता है और ईयरली भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मैं आपको बताते जाता हूँ कैसे होते हैं। जैसे हम जो नॉर्मल जो रिएक्शन हम देखते हैं, जैसे आप नमक घोलो तो वो पर सेकंड हम लिख सकते हैं, चीनी घोलो तो उसे हम पर मिनट लिख सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ा चीज, कोई बड़ा हेवी चीज आप घोल दीजिए तो उसे आप आवरली लिखते हैं, या कोई ऐसे रिएक्शन जो काफी लेट लगते हैं होने में उसे आवरली लिखते हैं। उसके बाद जो ये अल्फा डिके वगैरह है, जैसे यूरेनियम से जो एनर्जी निकलता है, बीटा रे वगैरह, अल्फा रे, गामा रेज। ठीक है, तो वो जो डिके है वो जनरली ईयर्स में लिखा जाता है या मंथ्स में लिखा जाता है। तो यूनिट ऑफ के जो है वो इस हिसाब से बदल जाता है कि हम किस चीज को कैसे पढ़ रहे हैं, मतलब कौन सा रिएक्शन कंसीडर किया जा रहा है। देन नेक्स्ट है हमारे पास किस ऑर्डर के लिए कौन सा यूनिट है। ठीक है, तो ये मैं यूनिट आपको अभी पढ़ने नहीं बोलूंगा। देखिए यहाँ पे जो ऑर्डर लिखा गया है, ये सबसे पहला जीरो ऑर्डर, फिर फर्स्ट ऑर्डर, फिर है सेकंड ऑर्डर। तो मैं फिलहाल इसका यूनिट आपको पढ़ने नहीं बोलूंगा क्योंकि मैंने ये सभी कुछ पढ़ाया नहीं है। तो जैसे जैसे हम
ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस देखेंगे, मतलब जीरो ऑर्डर देखेंगे, देन फर्स्ट ऑर्डर देखेंगे, सेकेंड ऑर्डर देखेंगे, इसके अलावा हम सुडो ऑर्डर भी देखेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे हम उसको देखते चले जाएंगे वैसे वैसे हम उसका यूनिट भी पढ़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए। मैं एक क्वेश्चन यहाँ बना दूंगा, बाकी का क्वेश्चन आपको खुद से प्रयास करना है। सबसे पहला क्वेश्चन, फ्रॉम द रेट लॉज for the given for the reactions given below, determine the order with respect to each species and the overall order। वो क्या क्या निकालना है? सबसे पहला तो ऑर्डर किसके रिस्पेक्ट में? ईच स्पीसीज, ठीक है, हर किसी के रिस्पेक्ट में। और दूसरा हमें क्या निकालना है? तो ओवरऑल ऑर्डर निकाल के लेना है। अब देखिए आपको इक्वेशन रेट इक्वेशन क्या दे रखा है? रेट इज इक्वल टू के और उसके बाद इतना सारा चीज दिया है। तो हम क्या करेंगे, जो रेट कांस्टेंट का जो लॉ है उसके थ्रू हम चलेंगे। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या क्या दिया है मेरे पास? तो सबसे पहले HCrO4, यहाँ देखिए माइनस का साइन है, ठीक है, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू HCr। ठीक है, ये Cr क्रोमियम है, कोई Cr वगैरह नहीं सोच लें, ठीक है। तो देखो HCrO4 माइनस, देन उसके बाद फिर से लिखूंगा मैं रेट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? तो I2 के। फिर रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? H2 के। ठीक है, तो जब हम ईच स्पेसीज की मैं बात करूं तो जो रेट होगा इसके लिए क्या हो जाएगा? 1, इसके लिए हो जाएगा 2, इसके लिए हो जाएगा 2। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा था कि जो रेट है वो मैं किससे लेता हूं? तो उसके पावर से लूंगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए, उसके पावर्स को मैं कंसिडर करूंगा और तब जाके मैं रेट या ऑर्डर निकाल के लूंगा। तो यहाँ पे मुझे ऑलरेडी पावर्स दिया है, जैसे यहाँ पे देखो M है, N है और यहाँ पे O दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा यहाँ जो 1 है ये क्या आ गया? ये 1 मेरा M हो गया, ये 2 मेरा क्या हो जाएगा? N हो जाएगा, और यहाँ पे 2 मेरा क्या हो जाएगा? O हो जाएगा। तो ये तो हो गया ईच स्पेसिस के रिस्पेक्ट में। जब मैं ओवरऑल ऑर्डर की बात करूं तो ओवरऑल ऑर्डर टोटल कितना हो जाएगा जुड़ने के बाद? M प्लस N प्लस O इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, यहाँ मेरा कंप्लीट आंसर होता है। तो दो आंसर मुझे, टोटल 4 आंसर मिलेंगे मुझे, एक तो 5 और उसके अलावा 1, 2 और 2, और जाके मेरा ये आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए इसी तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए। मैं आंसर रख रहा हूँ बोर्ड पे, डिलीट नहीं कर रहा हूँ, आप इसको देखिए और सेकंड क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए। वन वन और 2, ठीक है, इजी था, सबसे बन जाना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम लोग बना रहे हैं। 1, 1 और 2, ईच स्पेसिस के लिए 1 होगा और ओवरऑल के लिए 2 हो जाएगा। चलो मेरे ख्याल से यहाँ तक आप सबका क्लियर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना है। एक बार ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अगर होता है ठीक, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में फिर बता दूंगा। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रिएक्शन रेट कांस्टेंट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो देखो यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन जो है ये आपको कंपलसरी प्रैक्टिस ट्राई करना है। ठीक है, आप जैसा भी ट्राई करें लेकिन ट्राई पक्का कीजिएगा। जब मैं आपको बताऊंगा तो आप आंसर में, अगर आपका आंसर आ जाए तो बहुत बढ़िया,
नहीं आता है तो जब सॉल्व करेंगे क्लास में तो एक बार देखें। नेक्स्ट है डिफरेंस है, ये एग्जाम में पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में, रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्शन रेट कांस्टेंट। ये एग्जाम में 2 या 3 नंबर के लिए आता है, तो आप नोट्स में इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। सबसे पहला रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज द स्पीड विथ विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ये हमको स्पीड बताता है कि कितने स्पीड से कोई भी रिएक्टेंट खत्म हो रहा है और कोई भी प्रोडक्ट बदल रहा है, सॉरी बन रहा है। देन रिएक्शन रेट कांस्टेंट, इट इज ए प्रोपोर्शनैलिटी साइन, ये सिर्फ एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। पॉइंट नंबर 2, इट इज मेजर्ड एज द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ टाइम। ठीक है, इसका मतलब है कि रेट जो है ये कैसे मेजर करते थे हम लोग, तो माइनस डी पी मतलब प्रोडक्ट बटा टाइम इज इक्वल्स टू प्लस डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट हमको ये बताता है कि ये सिर्फ मेजर करता है कि कोई भी रिएक्टेंट कितनी रिएक्टेंट का जो कोई भी कंसंट्रेशन है वो कितनी स्पीड से खत्म हो रहा है और प्रोडक्ट कितनी स्पीड से बन रहा है। देन राइट हैंड साइड में देखिए, इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट्स इज यूनिटी। मतलब आर जो है ये बराबर होगा किसके, के। कब होगा, जब P मतलब प्रोडक्ट, ठीक है, सॉरी देखो यहाँ मैंने उल्टा लिख दिया है, यहाँ पे रिएक्टेंट आएगा और यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट खत्म हो रहा है और प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक, जब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जब दोनों 1 हो जाए तो रेट जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। ये सेकंड पॉइंट कहता है। देन पॉइंट नंबर 3, इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक, और जो रिएक्शन रेट कांस्टेंट है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इट हैज ए कांस्टेंट वैल्यू एट फिक्स्ड टेम्परेचर। मतलब यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। रिएक्शन रेट कांस्टेंट जो है ये हम बेसिकली क्या कह सकते हैं कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो के का वैल्यू बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर घटेगा तो के का वैल्यू भी घटना चाहिए। ठीक है, ये कुछ डिफरेंस थे जो मैंने आपको बताया। थर्ड क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करके आंसर मैच करेंगे। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी आंसर लिख रखा है। ठीक है, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कोई डाउट हो तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे।